So this exercise based on the methods of substitution. Let us see what is the substitution. सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, you tell me one thing. If we have an expression like this, suppose 4x square plus 16, and I want to take a common factor inside the under root, that is 4. What will be comes out if I take 4 as a common factor? Then what will be comes out? Pragati. 2. 2. Okay, fine. It means if we want to insert the factor which is lying outside the under root, we will make the square of it and we will insert this factor which is lie outside the under root will be look like this, right? In the same way, if we insert a factor inside the integral, then first of all we will differentiate it, then we will insert inside the integral, because integral and derivative is the reverse process or reciprocal of each other, just like under root. तो क्या करेंगे वो अभी हम देखते हैं. तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं. In this question we have to integrate 2x upon 1 plus x square, और हमें इसको इंटीग्रेट करना है. वी विल इंटीग्रेट दैट फैक्टर. एज्यूम करो, लेट अस एज्यूम इफ देयर इज नो फैक्टर इन न्यूमरेटर, देन दिस इंटीग्रल विल बी लुक लाइक दिस 1 plus x square. और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रल है. किसका? tan इनवर्स x का. याद है ना आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव यही तो होता है. अगर ये x ना होता तो 2 बाहर होता, कोई इश्यू नहीं था, तो कुछ ऐसा दिखाई देता. 2 को अगर मैं यहां लिख दूं तो मेरा रिजल्ट कुछ ये आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो कांस्टेंट की तो कोई टेंशन नहीं है. टेंशन इसकी है. क्यों इसकी है? इंटीग्रल का रूल होता है, 3 रूल को फॉलो करना है. सबसे पहले आपको क्या करना है कि पावर ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर. वो तो ऑलरेडी क्लियर है, उसमें तो कहीं कोई इश्यू नहीं है. ऑलरेडी पावर कम है न्यूमरेटर के अंदर. दूसरी बात यह है कि हम लीनियर फैक्टर को x एज्यूम कर सकते हैं और फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. लीनियर केवल और केवल लीनियर फैक्टर को, लीनियर फैक्टर कैन बी एज्यूम्ड एज x एंड वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, बट we will divide the derivative of the assumed x. assumed x means linear factor. जिस linear factor को x assume करते हुए फॉर्मूला अप्लाई किया, वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड करेंगे, तो कोई लीनियर फैक्टर है नहीं. आखिरी और लास्ट, जब तक इंटीग्रेटेबल फॉर्म नहीं होगी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, तब तक हम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते. यही 3 रूल हैं पूरे इंटीग्रल के अंदर, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं. अब हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. जिस फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहते हैं उससे एक पावर ज्यादा वाले को टी मान लो. मींस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मान लूं तो ये फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा. क्यों? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना. जब भी आप किसी फैक्टर को टी एज्यूम करते हो, अभी वो भी समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसके डेरिवेटिव को अपने ब्रेन के अंदर फ्लैश करो बिना लिखे, और देखो कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और जब मैं एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर करूंगा, इसका मतलब मैं उसका डेरिवेटिव निकालूंगा
आउटसाइड द इंटीग्रल और उसके बाद इसमें इंसर्ट करूंगा। तो साथ में मैं 1 को भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे ये पता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा हमेशा 0 होता है। तो यहां पे हमने क्या किया, लेट 1 + x² इज इक्वल टू टी। मैंने इस फैक्टर को टी एज्यूम किया, क्योंकि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी हम किसी न किसी फैक्टर को कुछ एज्यूम करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इनसाइड द इंटीग्रल। अब इसको डिफरेंशिएट करो आप। लेफ्ट हैंड साइड को मैं x की रेस्पेक्ट में और राइट हैंड साइड को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या आ जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, यहां से मुझे 2x मिलेगा। ठीक है। अब एग्जामिनर को कैसे पता चले कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहां पे मैं dx लिख देता हूं। dx इस बात को सिग्निफाई करता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और राइट हैंड साइड को जब हम t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो t का 1 हो जाएगा। लेकिन ये बताने के लिए कि हमने राइट हैंड साइड को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मैंने लिखा dt। आपने क्या किया, आपने 1 + x² को t एज्यूम किया, तो इस फैक्टर को आप t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पूरे को, तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा, यहां से मिलेगा मुझे 2x, और x का डेरिवेटिव, क्योंकि x को मैंने t एज्यूम करते हुए डिफरेंशिएट किया, तो x का हो जाएगा dx/dt। और राइट हैंड साइड t को t की ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा, तो 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, 2x dx dt। मैंने क्या किया कि इस स्टेप को स्किप कर दिया, और ऐसा मैं हर सभी क्वेश्चनों के अंदर करूंगा। ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिखा करूंगा। तो ये स्टेप कहां से आया, यहां से आया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूं कि y² को आप x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा, 2y into dy/dx। एकदम क्लियर है इसका मतलब आपको। तो अब मैं इस पे डिस्कस करना कोई फायदा नहीं है, तो आप समझ गए कि हम इसको t एज्यूम कर रहे हैं, तो t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट्स इट। ऊपर जो फैक्टर रखा हुआ है वो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया आपका, dt हो गया। तो ये तो पूरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये पूरा एलिमिनेट हो गया। और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, कैसा आपको दिखाई देगा, वो आप देखो। 1/, इस पूरे फैक्टर को मैंने t माना हुआ है, तो ये t हो गया। और ये जो डिवाइडर लाइन है ना प्रगति, इसके साथ ही आप dt लिखना हमेशा। तो ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको डायरेक्ट दिखाई देगा, और इंटीग्रेट करना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ बच्चे इसको पता कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, तो बड़ा कंफ्यूजन सी होती है। यहां से मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, ये तो इंटीग्रल कोफिशिएंट है, ये तो केवल इस बात को सिग्निफाई करता है कि इस फैक्टर को जो मैं डॉटेड कर रहा हूं, आप t की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, इसका तो केवल और केवल इतना मतलब है। अब आप बताओ कि 1/t का डायरेक्ट इंटीग्रल है, वो है log t, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब याद करो आप कि डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता था प्रगति? क्या ये बात सही है कि वो 1/x होता था? यस सर। तो इसका इंटीग्रल log t हो जाएगा। लेकिन क्या क्वेश्चन में आपको इनिशियली t दिया था? नहीं दिया था ना। तो इसका मतलब t की वैल्यू को वापस लाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x। तो t की वैल्यू को वापस डाल दो जो आपने एज्यूम किया था। इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि आपको जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपका जो फंक्शन था जिसको आप इंटीग्रेट करने की इनिशियली कोशिश कर रहे थे,
वो इंटीग्रेटेबल फॉर्म में चला गया, यानी बहुत आसानी के साथ आप इंटीग्रेट कर पा रहे हो उसको। ये फायदा होता है बाय मीन्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। तो मेरे ख्याल से 2-4% आपको समझ जरूर आया होगा। देखते हैं इसमें क्या है। यहां पे कह रहे हैं कि इंटीग्रेट, इस इंटीग्रल को मैंने आई कंसीडर कर लिया और दिया गया आपको log x होल स्क्वायर अपॉन x। ऐसा कोई भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सके, और ना ही टिल नाउ ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास है कि कोसेंट की फॉर्म में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो कोसेंट रूल जैसा कोई रूल हम अप्लाई करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक ये फंक्शन इंटीग्रेटेबल फॉर्म में नहीं रिड्यूस होगा हम इसको इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। तो बेहतर क्या होगा, किसको टी माना जाए? log x को अगर मैं टी कंसीडर करूं, जैसे ही मैंने कंसीडर करने की सोची, मैंने किया भी नहीं अभी, तो मेरे ब्रेन के अंदर इसका डेरिवेटिव फ्लैश होने लगा। क्या? 1/x dx इज इक्वल टू dt। पहले ये बताओ कि क्या ये स्टेप आपको क्लियर हो रहा है? Yes. अब आप देखो आपका क्या क्या एलिमिनेट हुआ। तो ये इंटीग्रल किस फॉर्म में चला गया? ये चला गया 1/x dx के साथ एलिमिनेट हो गया, जो dt बन जाएगा। और इसको तो आपने t माना हुआ है और पावर एज इट इज रहेगी जो भी है। ओके, तो क्या ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। वहां पे कह रहे हैं कि 1/x प्लस x log x। देखो सब्स्टिट्यूशन का हम कब सोचते हैं? जब कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, या हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो प्रोडक्ट में होने चाहिए, तभी तो कोई चीज एलिमिनेट होगी। क्योंकि प्लस माइनस के अंदर अगर हमारे दो फंक्शन एडिशन में रखे हुए हैं या सब्ट्रैक्शन में रखे हुए हैं, तो उनमें से तो हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो क्या करें फिर? हमें ये करना होगा कि जो डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर आपको नजर आ रहा है ना, उसमें से हम x कॉमन लेंगे। और हाँ, एक बात मैं और आपको याद दिला देता हूं, कांस्टेंट के अलावा इंटीग्रल के बाहर, इंटीग्रल साइन से बाहर या अंदर किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है। केवल और केवल कांस्टेंट के ही पास नेशनल परमिट है, ये समझ लो आप। वो बिना किसी रोक टोक के बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है, केवल और केवल कांस्टेंट। बाकी किसी भी फंक्शन को आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर के अंदर से x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से फायदा ये हुआ कि जो डिनोमिनेटर अभी तक मुझे एडिशन की फॉर्म में नजर आ रहा था, अब वो प्रोडक्ट में चला गया। एक फैक्टर जो ब्रैकेट के बाहर आपको नजर आ रहा है और एक इनसाइड द ब्रैकेट के अंदर जो नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ये करने वाला हूं कि 1 प्लस log x को t मान लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैंने log x को सोचा t मान लेते हैं, उसके डेरिवेटिव को फ्लैश किया तो 1/x, और मेरे पास ऑलरेडी 1/x था। इसका मतलब ये फैक्टर एलिमिनेट होता हुआ मुझे नजर आने लगा। फिर मैंने सोचा कि जब मैं log x को t मान ही रहा तो साथ में 1 को भी ले लेता हूं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव या किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होना है। ये बात तो हमें पहले से पता है। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया 1 का 0 और यहां से 1/x, dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब देखो प्रगति 1/x और dx तो हमेशा हमेशा एलिमिनेट होगा, उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया। और 1 प्लस log x को तो t माना हुआ है। अब देखो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको log t की याद दिलाता है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सीधा कोएफिशिएंट। क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ। देखो दो तरीके से सोचते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, इससे तो एग्री करोगे।
मतलब Yes. डायरेक्ट इंटीग्रल तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है प्रगति कि अगर मैंने साइन एक्स को टी मानने का सोचा तो इसका डेरिवेटिव फ्लैश करो कोस एक्स, है ना। कोस एक्स आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है। जो Yes. कोस एक्स है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो साइन के साथ एज एन एंगल बिहेव कर रहा है, यानी साइन उसको छोड़ेगा ही नहीं। Yes, sir. एक्चुअली अगर मैं लोकल भाषा में बोलूं तो जो कोस है ना वो साइन की ग्रिप में फंसा हुआ है, जैसे जस्ट लाइक साइन थीटा। तो साइन थीटा को छोड़ ही नहीं सकता, इसलिए नहीं छोड़ सकता कि साइन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, साइन मीनिंगलेस हो जाएगा। जो साइन है हमारा अगर उसने कोस को छोड़ दिया तो मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है। इसलिए ये आइडिया कि मैं साइन एक्स को टी एज्यूम करूं ये मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये तो इससे तो मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिली ना, फेलियर हो गया। तो क्यों ना हम कोस एक्स को टी मान ले, इससे क्या फायदा होगा वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि कोस एक्स को टी माना। इसका डेरिवेटिव क्या होता है प्रगति? Minus sin x. और मैं माइनस को डायरेक्टली ट्रांसपोज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा है ताकि आप फॉलो करो स्टेप को। तो मैंने लिख दिया यहां पे साइन एक्स डी एक्स, और जो माइनस आपने बोला था ना उसको मैंने डायरेक्टली राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर है? Yes, sir. क्यों किया? इसलिए किया कि मुझे माइनस साइन की कहीं जरूरत ही नहीं है, तो मेरे लिए वो अनवांटेड था, बेकार था। तो कहां जाएगा वो? राइट हैंड साइड में जाएगा। अब देखो आपका साइन एक्स और डीएक्स तो हमेशा हमेशा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ रहने वाला है। तो अब आपको आपका इंटीग्रल कैसा दिखेगा ये देख लेते हैं। क्या ये साइन टी जैसा नजर आएगा? बस एग्री कर दो आप, ये हाँ या ना। Yes, sir. अब साइन टी का इंटीग्रल तो बेहद ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या होता है वो भी बता दो। Minus cos t. जब भी आप इंटीग्रल के फॉर्मूलों को यूज करो, मेरी आपसे पर्सनल एडवाइस ये है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोचना। क्या सोचना? कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर इंटीग्रल कर रहे हैं। दोनों में वो जो निगेटिव का चक्कर होता है ना वो एकदम क्लियर हो जाएगा। दिमाग में लाना, क्या हम डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, तो फिर गलती के कोई चांस नहीं बचेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने बताया तो ये हमारा आ गया यहां पे। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो वापस, वो तो cos x थी। तो हमें जो रिजल्ट मिला फाइनली वो माइनस टाइम्स cos ऑफ cos x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल तो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? इसमें ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और इनटू cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो भाई साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस की हम अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो किसी को भी t माना जा सकता है, cos को मानेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस से बचने के लिए साइन को मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि साइन ए एक्स प्लस बी को t मान लिया, तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर cos ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और जो ए आप बोल रहे थे ना लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई में था वो चला जाएगा डिवीजन में, और ये रहा डी टी। अब देखो ये पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो गया है। इसके प्लेस पे क्या लिखने वाले हो आप? 1/a dt प्रगति। इसलिए लिखते हैं कि अंदर का जो इंटीग्रल के अंदर जो फैक्टर है ना, ताकि वो आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि इंटीग्रेट भी तो करना है ना अभी फंक्शन को, इंटीग्रल तो किया नहीं। अभी तो हमने क्या किया कि बाय मींस ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस फंक्शन को जो हमें इनिशियली इंटीग्रेट करने में दिक्कत कर रहा था वो इजीली इंटीग्रेटेबल फॉर्म में चला गया। अब यहां तो वैसा ही दिखाई दे रहा है ना आपको जैसे एक्स डी एक्स। Yes, sir. तो बस एक्स की पावर एन अप्लाई कर देते, क्या मिलेगा?
टी की 2/2 है ना, Yes. और टी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो 1/2, ये कांस्टेंट को मैंने एक साथ लिखा, और टी कौन था, ये था। स्क्वायर तो करना ही है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बेहद इजी क्वेश्चन है। अंडर रूट ax प्लस बी, प्रगति अंडर रूट के अंदर रखा हुआ फैक्टर मुझे तो लीनियर दिखाई दे रहा है, क्या मेरी बात से एग्री करती हो आप? बताओ। Yes. तो फिर यार लीनियर फैक्टर को तो x मान ही सकते हैं ना, कोई इश्यू ही नहीं है, तो x की पावर n अप्लाई कर देते हैं। क्या लिखूं बताओ, x की पावर n+1, n तो ये है, +1 करूंगा और इसी से डिवाइड भी करना होगा, Yes. 3/2 और ओके, और ये 2 कहाँ जाएगा, कहाँ प्लेस करेगा, यहाँ प्लेस करेगा। Numerator. तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2/3a इंटू ax प्लस बी रेज टू दी पावर 3/2। और प्रगति आगे से ध्यान रखना कि अगर यहाँ कोई चीज फ्रैक्शन में है ना, हम डिवाइड तो करेंगे ही करेंगे, तो साथ ही साथ उसका रेसिप्रोकल भी कर दिया करेंगे, क्योंकि नीचे वाले फैक्टर को तो ऊपर जाना ही जाना है, तो हमारा एक स्टेप भी बचेगा। डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। जब हमारा क्वेश्चन, एक चीज को नोट करना प्रगति, जब हमारा क्वेश्चन हम टी में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो फिर कहीं भी x दिखाई नहीं देना चाहिए पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो चलो, अब हमारा dx तो केवल dt में बदला, लेकिन एंटायर क्वेश्चन तो t में दिखना चाहिए। इस x की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी हमेशा। तो इस x को t में कन्वर्ट करना है तो t-2 लिखेंगे इसके प्लेस पे, और इस अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर को मैंने t माना हुआ था, तो ये तो t की पावर 1/2 हो जाएगा, और dx मेरा dt में कन्वर्ट हो चुका ऑलरेडी। लेकिन अभी भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मेरे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो प्रोडक्ट रूल जैसा हो जिसको मैं अप्लाई कर सकूं। तो एक ही अल्टरनेटिव बचता है प्रगति, और वो ये बचता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड दी ब्रैकेट। तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा t रेज टू दी पावर 3/2 और -2 इंटू टी रेज टू दी पावर 1/2। और अब इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर दो, दोनों जगह x की पावर n लगेगा। यहां जब हम अप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा t रेज टू दी पावर 5/2 और 2/5. डिवाइडेड बाई 2/5 कर देता हूं सीधा। सिमिलरली यहां पे आ जाते हैं, 2 तो है ही मेरे पास, यहां पे लिखूंगा t की पावर 3/2 और 2/3 की मल्टीप्लाई आएगी, तो 2 पहले से ही 4/5. रखा हुआ है। 2, क्या मैंने सही लिखा? Yes, sir. चलो t की वैल्यू डालते हैं, तो ये इंटीग्रल हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा दिस। ये फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं। t मीन्स था x+2 रेज टू दी पावर 5/2 और -4/3 और x+2 रेज टू दी पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है x इंटू √1 + 2x²। तो भाई खतरा ही अंडर रूट वाले फैक्टर से हो रहा है, तो ठीक अंडर रूट वाले फैक्टर को ही कुछ मान लेते हैं। तो लेट 1 + 2x² इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट किया तो 4x dx dt मिला, लेकिन अपने को 4 की जरूरत ही नहीं है, हटा देते हैं इसको यहां से, 1/4 dt। अब देखो ये x और dx तो हमेशा ही साथ जाएगा, वो 1/4 dt बना। 1/4 कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल साइन से बाहर लिखो,
ये x dx के साथ क्लब होने के बाद dt में कन्वर्ट हो चुका है और इस अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर को मैंने t माना हुआ है और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अप्लाई करते हैं x की पावर n, क्या रिजल्ट मिलेगा? t की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 मीन्स 2/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे मैंने इसको रिड्यूस किया, 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो फिर ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स t मीन्स क्या था 1 + 2x² और रेज टू द पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये है आपका इंटीग्रेट 4x + 2 इंटू अंडर रूट x² प्लस x + 1। ठीक है, यहां से भी खतरा अंडर रूट वाले फैक्टर से ही नजर आ रहा है, लेकिन जब मैंने अंडर रूट वाले फैक्टर को t एज्यूम किया अपने ब्रेन के अंदर, अभी उसके डेरिवेटिव को फ्लैश किया तो मुझे 2x + 1 मिला, लेकिन ऐसा कोई फैक्टर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मुझे तो 2x + 1 चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या सोचा कि भाई यहां से तो 2 कॉमन आ रहा है और 2 अगर कॉमन आ रहा है, 2 तो एक कांस्टेंट है तो उसको तो इंटीग्रल साइन से बाहर लिख ही सकते हैं और ये अब मुझे कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो अब मैं जो सोच रहा था कि अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर को t माना जाए, तो अब उसका डेरिवेटिव मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि रखा हुआ है, मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। डिफरेंशिएट किया तो 2x + 1 इंटू dx, यहाँ पे एक से ज्यादा फैक्टर थे इसलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, dt। ये फैक्टर इसके साथ क्लब होने के बाद dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर वाले फैक्टर को मैंने t माना हुआ है और अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। फिर से x की पावर n अप्लाई हो जाएगा तो 2 इंटू t रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 तो 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 इंटू 2 4/3 और t की वैल्यू दैट इज x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/x माइनस अंडर रूट x। ऐसा ही है ना, यानी कि उसके प्रोडक्ट में उसको ले जाना पड़ेगा। तो कैसे ले जाएं? अंडर रूट x अगर कॉमन ले लूं तो क्या अंडर रूट x माइनस 1 ही बचेगा मेरे पास? ये बता दो। ये बस अब ये जो ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ना, इसको मैंने t मान लिया। मैं चाहूं तो इसको t मान लूं, कोई इश्यू नहीं है किसी भी तरीके से। तो मैं अंडर रूट x को ही t मान लेता हूं। चलो अब मुझे जल्दी से इसका डेरिवेटिव बताओ। 1/2 रूट x। तुम्हें बहुत अच्छे से याद है और ये एक अच्छा साइन है कि आप याद रखते हो चीजों को। ठीक, प्रगति 1/2 तो मेरे किसी काम का है नहीं, तो ये 2 कहां जाना चाहिए? क्रॉस में चला जाएगा ना। अब यहां से मुझे मिलेगा 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। अब देखो ये 1/√x और dx तो साथ में जाएगा ही जाएगा, वो तो 2 dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये इंटीग्रल अब मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। 2 तो मैं बाहर लिखूंगा ही लिखूंगा, 1/t-1 dt। उससे क्या Yes. डरना है? तो वैसा ही नजर आएगा ना ये 1/x जैसा, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, इसको तो मैं x मान सकता हूं। तो क्या दे देगा? log t का मतलब ये। और जब आप इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। No. इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, क्योंकि t की ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी करना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, t की वैल्यू डाल देते हैं, है ना।
डालो, क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस वन, दैट्स इट। ओके।